रेवरेंड इंसैनिटी और गुड डाओस्ट मास्टर, द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत, अध्याय 2151 से 2155। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। आदरणीय पागलपन, अध्याय 2151, प्रसिद्ध पर्वतों के बदले में गू को परिष्कृत करना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2151, प्रसिद्ध पर्वतों के बदले में गू को परिष्कृत करना। दक्षिणी सीमा, वो ये पर्वत, वो कबीले का मुख्यालय। एक हॉल में के शिनहोन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उन्होंने विनम्रता से अभिवादन किया कि शिनहोन वो कबीले के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग को सम्मान देते हैं। वो योन बैठ गया और मुस्कुराया। सम्मानित दूत, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। के शिनहोन ने खुलकर और सीधे तौर पर बात की। मैं फैन विंडगू के साथ यहाँ आया था। इसे पहले ही परिष्कृत किया जा चुका है और सफलतापूर्वक उठाया गया है। कृपया अब इसकी जांच करें। वो योंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इतनी जल्दी? क्या फैंग युआन के पास नकली अमरफू को परिष्कृत करने का कोई तरीका है? क्या वह मुझे धोखा देने के लिए यहाँ है? उन्होंने इसे प्राप्त किया और अच्छी तरह जांच की, कहीं कोई खामी नहीं थी। यह एक वास्तविक रैंक 8 अमरफू है। लेकिन फैंग युआन इतने कम समय में 8वीं रैंक के अमरफू को कैसे परिष्कृत कर सकता है? ये सोचकर वो योन फिर से अनिश्चित हो गया। उनके दिमाग में हेनरी फैंग के मुख्य लक्षण चालाकी, दुष्टता, बेशर्मी, बेईमान और निर्ममता थे। दुनिया के इस नंबर 1 दानव का सामान्य ज्ञान का उपयोग करके मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। दूत, कृपया रुकें। हमारा वो कबीला गू इमोर्टल आएगा और इसकी जांच करेगा। वो योन ने उत्तर दिया। वो कबीले के पास फू शोधन का अपना शोधन पथ था, लेकिन वे मजबूत नहीं थे। वो कबीले शोधन पथ में विशेषज्ञ नहीं थे, वे पवन पथ में सर्वश्रेष्ठ थे। न केवल दक्षिणी सीमा में, बल्कि 5 क्षेत्रों में भी वो कबीला पवन पथ में प्रथम श्रेणी का था। कुछ मिनटों के बाद वो योन को जानकारी मिली कि रैंक 8 फैन विंडगू असली चीज है, यह नकली नहीं हो सकती। वो योन में एक जटिल भावना थी। इमोर्टल गू अद्वितीय थे, क्योंकि 8वीं श्रेणी के इमोर्टल गू को परिष्कृत करना बहुत कठिन था। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व था। साधारण रैंक 8 के अमरफू के पास एक रैंक 8 के अमरफू भी नहीं थे। उदाहरण के लिए, पुराने पूर्वज जूहू ने स्वर्ग इमोर्टल गू के प्रतिद्वंद्वी भाग्य को निखारने की कोशिश के बाद वह सब कुछ खो दिया जिसे उन्होंने स्ट्रोई पर्वत की धन्य भूमि पर कई वर्षों तक जमा करने के लिए काम किया था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं हेवनली कोर्ट और लॉन्गेविटी हेवन के लाभों से टकराती थीं। भले ही दुनिया पिछले कुछ वर्षों में बदल रही है, पृथ्वी की नसों की गति और क्यूई ज्वार के प्रचंड प्रवाह के साथ बड़ी मात्रा में अमर सामग्री सामने आई है। इससे रैंक 8 अमरफू में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन सामान्य रैंक 8 फू अमर, विशेष रूप से अकेले अमर के लिए, उन्हें अभी भी एक रैंक 8 अमरफू प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सोचने के लिए कि मेरे वो कबीले ने एक नई रैंक 8 अमरफू प्राप्त की है। वो योन खुश था, लेकिन साथ ही हेनरी फैंग के संबंध में चिंता भी बढ़ गई थी। भले ही मुझे पता है कि फैंग युआन ने लैंगिया संप्रदाय पर कब्जा कर लिया था, फिर भी यह विश्वास करना कठिन है कि उसकी शोधन पथ क्षमता इतनी अविश्वसनीय हो गई है। ऐसा लगता है कि उसे बिना किसी समस्या के रैंक 8 फैंग विंडगू को परिष्कृत करने में आसानी हुई। दूसरी ओर के शिनहोन ने कहा, चूंकि आपने इसकी जांच कर ली है, आपका कबीला आगे किन 2 अमरगू को परिष्कृत करना चाहता है। मैं अगली बार उन दोनों को वापस ला सकता हूँ। वो योन झिझकने लगा। क्या उसे 7 मुखी प्रतिष्ठा वायुगू से के शिनहोन तक जाना चाहिए? यदि वह 8 मुखी प्रतिष्ठा पवनगू को परिष्कृत कर सकता है, तो वो योन को ताकत में भारी वृद्धि मिलेगी। लेकिन ठीक यही है, 7 मुखी प्रतिष्ठा पवनगू अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यदि उसने इसे हेनरी फैंग को दे दिया और उसने इसे छीन लिया, तो वह क्या करेगा? इसके बारे में सोचे, कई विकल्प हैं। इस समय वो योन को लगा कि 3 मौके बहुत कम थे। वो कबीले के सभी अमर गू को 8वें स्थान पर पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगा। ये सोचने के लिए कि आपने इतनी जल्दी कार्रवाई की, मैं इस समय चुनाव करने में काफी खराब हूँ। मुझे इसके बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है। दूत, आप यहाँ क्यों नहीं रुकते और मुझे विचार करने के लिए 3 दिन का समय देते हैं? वो योन ने पूछा। वो बाचोन ने सुना। इसके साथ ही उन्होंने के शिनहोन से आग्रह करते हुए कहा, इसके अलावा ये तीसरी बार है जब आप वो कबीले में आए हैं। आइए हम आपकी मेजबानी करें और आपको आसपास ले आएं। ठीक है, के शिनहोन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वो कबीले की शैली बहुत पसंद है। मैं अपने प्रवास से आपको परेशान करूंगा।
जहां तक पहले सर्वोच्च बुजुर्ग के विचारों का सवाल है, मैं समझता हूं। वास्तव में मुझे एक और मिशन सौंपा गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका कबीला हमारे साथ एक और लेन देन करना चाहेगा। कौन सा लेन देन? वू यून सतर्क हो गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी हु लैंड के एकांत क्षेत्र के बारे में सोचा। यह एक अर्ध रैंक 9 अमरफू के समान था, लेकिन हेनरी फैंग ने इसे जबरदस्ती खरीद लिया। ये सोचकर वू यून को फिर से हल्का सा दर्द महसूस हुआ कि शिन होंग ने विवरण समझाया, जबकि वू यून चिंतन में पड़ गया। वू बाचोन सदमे में चिल्लाया, क्या फैंग युआन हमारे वो कबीले के प्रसिद्ध पहाड़ों को खोदना चाहता है? बदले में वह हमारे वो कबीले के लिए 8वीं अमरफू को परिष्कृत करेगा। एकदम सही के शिन होंग ने सिर हिलाया। वू बाचोंग ने हंसते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई भी प्रसिद्ध पर्वत कम से कम एक बड़ा संसाधन बिंदु है। उनमें से अधिकांश विशाल संसाधन बिंदु हैं, कुछ चुनिंदा सुपर संसाधन बिंदु हैं। वे 8वीं श्रेणी की अमर सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। भले ही आप 8वीं अमर गू को परिष्कृत कर सकते हैं, फिर भी आप उनकी रैंक बढ़ाने के लिए नींव के रूप में हमारे अमर गू का उपयोग कर रहे हैं। आप हमें अतिरिक्त अमर गू नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इम्मोर्टल गू को खाना खिलाना कठिन है। रैंक 8 इम्मोर्टल गू भी हैं। भले ही उन्हें परिष्कृत किया जाए, वे हमारे संसाधनों को खर्च करेंगे। फिर भी प्रसिद्ध पहाड़ लगातार संसाधनों का उत्पादन करने में सक्षम है। वे लगभग कभी नहीं सूखेंगे। आप हमारे प्रसिद्ध पहाड़ों को लेना चाहते हैं। आप हमारी नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके क्या इरादे हैं? आप कौन सी योजनाएं बना रहे हैं? अंत में वू बाचोंग मूल रूप से गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन के शिन होंग इसके लिए तैयार थे। उन्होंने शांति से कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग वू बाचोंग, आप इस बारे में बहुत निराशावादी हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचें। आपके कबीले को हाल ही में अमर स्वर्गारोहण से गुजरने के लिए कई गो अमर बीज मिले हैं, लेकिन आपको केवल 6 नए अमर मिले हैं, जिनमें से अधिकांश बाहरी सदस्य हैं। अधिक फू इमोर्टल्स के साथ भी वो कबीले का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते। चूंकि यही मामला है, आप कुछ क्षेत्रों को बेच भी सकते हैं। उस स्थिति में न केवल वो कबीले के पास ऊंचे रैंक वाले इमोर्टल फू होंगे, बल्कि आपके पास पर्याप्त जनशक्ति भी होगी। आगे के शिन होंग ने जारी रखा, अमर गू अद्वितीय है। मुझे यकीन है कि बुजुर्ग वू बाचोंग जानते हैं कि रैंक 8 अमर गू कितने अमूल्य हैं। अमर सामग्री बेची और खरीदी जा सकती है, लेकिन क्या अमर गू को आसानी से खरीदा जा सकता है? वे अद्वितीय हैं, उनका केवल व्यापार किया जा सकता है। भले ही खजाना पीला स्वर्ग दुनिया में नंबर 1 बाजार है, मैं आपसे पूछता हूँ, इन वर्षों में कितने अमर गू का व्यापार किया गया है? 5 क्षेत्र अब एक हैं। 5 क्षेत्रों के अराजक युद्ध को टाला नहीं जा सकता। फू अमर युद्ध शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त ताकत होने के बाद ही बाकी पर विचार कर सकते हैं। एक रैंक 8 अमर फू आपके कबीले की ताकत में तेजी से वृद्धि कर सकता है। न केवल आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों पर आक्रमण कर सकते हैं और युद्ध में भारी मात्रा में धन हासिल कर सकते हैं। यह है वू बाचोंग झिझका के शिन होंग ने वू बाचोंग की ओर देखा। उन्होंने बिना कोई संकेत दिखाए वू योन पर एक गुप्त नजर डाली और उन्हें समझाना जारी रखा। ह्यूमन स्मोक माउंटेन चाय कबीले का मुख्यालय है। उन्होंने इसे हाल ही में हमें बेच दिया है। क्या ऐसी कोई बात है? वू बाचोंग स्तब्ध रह गया। के शिन होंग ने अधिक विस्तार से नहीं बताया। वो एक कदम पीछे हट गए। यदि वो कबीला यह व्यापार नहीं चाहता है, तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। इस बार शोधन के लिए अमरफू को वापस लाने के अलावा मुझे अन्य कुलों को भी ढूंढना होगा और उनके साथ इस व्यापार से गुजरना होगा। वू बाचोंग की अभिव्यक्ति में हल्का बदलाव आया। यदि वो कबीले ने फैंग युआन के साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन अन्य कुलों ने किया, तो उनकी लड़ाई की ताकत होगी इसके बजाय उछाल। भले ही वे अब संसाधनों को छोड़ दें और भविष्य की क्षमता खो दें, अगर वे आक्रमण के माध्यम से विस्तार करने का निर्णय लेते हैं तो क्या होगा? तब तक यदि वो कबीला फैंग युआन के साथ काम करने से इनकार कर देता है, तो उनकी युद्ध शक्ति अन्य कुलों से आगे निकल जाएगी। तब तक वो कबीला नंबर 1 दक्षिणी सीमा बल के अपने सिंहासन से गिर जाएगा। उन्हें दूसरों द्वारा धमकाया जाएगा। वो योंग ने गहरी सोच में डूबते हुए अपनी उंगली से मेज को थपथपाया। फैंग युआन व्यवसाय करते समय भी इतना दबंग है कि वह दूसरों को अस्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं देता है। हालांकि भले ही कि शिन होंग हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह इसमें गलत नहीं है। ये व्यापार समझदारीपूर्ण है, लेकिन हमें अपने व्यवहार की सीमा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लगभग उसी समय भाग्य दमन स्वर्गीय महल में गणनी मास्टर को सम्मान देता है।
8 छोरों में से पृथ्वी के एक छोर ने अमर ज़ोबी विशाल सूर्य के सामने घुटने टेक दिए। अर्थ एक्सट्रीमिटी गणनी एक अमर महिला थी। उन्होंने पृथ्वी पथ और शोधन पथ की खेती की। उनकी शोधन पथ की प्राप्ति काफी गहरी थी। इस समय उसने 4 रैंक 8 अमर गू को पकड़ लिया और उन्हें सम्मानपूर्वक सौंप दिया। अमर ज़ोबी विशाल सन ने कुछ समय के लिए उनका निरीक्षण किया और प्रसन्न महसूस किया। गणनी, आप वास्तव में हमारे दीर्घायु स्वर्ग के शोधन पथ विशेषज्ञ हैं। भाग्य युद्ध के बाद से अब तक आपने मेरे आदेश प्राप्त किए और 4 रैंक 8 अमर फू को परिष्कृत किया। आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। गणनी ने तुरंत उत्तर दिया, ये सब मास्टर के भाग्य पथ के तरीकों के लिए धन्यवाद था, अन्यथा केवल मेरी प्रतिभा के साथ हम इन कुछ वर्षों में 8वीं रैंक के इतने अमर फू को परिष्कृत नहीं कर पाते। लेकिन उसके कारण दीर्घायु स्वर्ग का भाग्य बहुत गिर गया। अमर ज़ोबी जॉइंट सन ने अपना हाथ लहराते हुए उसे रोका। इस दुनिया में जहां लाभ है वहां नुकसान भी है। इन अमर गू को परिष्कृत करने के लिए भाग्य व्यय एक आवश्यक निवेश था। अमर ज़ोबी विशाल सूर्य ने इन 4 अमर गू में से एक को लिया और उसे अपने सामने ध्यान से देखा। इस गू का आकार अजीब था। ये घन आकार का था और लकड़ी के बक्से जैसा दिखता था। यह नकली फू था। यह मिस्टिकल फू की सूची में 8वें स्थान पर था, जो थिविंग हेवन दानव आदरणीय से उत्पन्न हुआ था। यदि कोई इस गू को दुनिया के किसी भी अमर गू के साथ कुछ समय के लिए रख दे, तो गू कल्टीवेटर खुद को उस अमर गू में बदलने के लिए नकली गू को सक्रिय कर सकता है। अमर फू अद्वितीय थे, लेकिन नकली फू कुछ हद तक इस तर्क को दरकिनार कर सकता था। हालांकि नकल करने वाले गू की तुलना सत्ता में असली गू से नहीं की जा सकती। उस समय विशाल सूर्य अमर आदरणीय ने स्वर्गीय न्यायालय से मानव क्यूई अमर गू की मांग की और असफल रहे। विशाल सूर्य अमर आदरणीय ने एक और रास्ता अपनाया, नकली फू को परिष्कृत किया और इसे मानव क्यूई अमर फू में बदल दिया। इसके बाद इस ह्यूमन क्यूई इमोर्टल गू को मूल में रखते हुए उन्होंने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की स्थापना की। इस नकली गू के अलावा अन्य 3 रैंक 8 अमर गू सभी रक्तपथ अमर गू थे। दिव्य सम्राट नगर, रोशनी टिमटिमाए, मानव पथ के 10 बच्चे चित्रकला की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौट आए। हम आखिरकार वापस आ गए। यह अफसोस की बात है कि हम उन 2 नई पेंटिंगों को हटाने का प्रबंधन नहीं कर सके। हमारा पालन पोषण स्वर्गीय न्यायालय द्वारा किया गया था, लेकिन समय समाप्त हो गया है। हमें जाने की जरूरत है। आप किस बारे में चिंतित हैं? भले ही हमने इसे पूरी तरह से हटाया नहीं है, स्थिति तय हो गई है। पेंटिंग की दुनिया में जानवरों को काबू करने वाले बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि खेती करने वाले भी सामने आए हैं। इसके अलावा हमने जो गहरी नींव बनाई है, उसमें विफलता की कोई संभावना नहीं है। ये सच है। मानव पथ के 10 बच्चों के कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उनके संप्रदाय के फू इमोर्टल्स उन्हें वापस लाने के लिए पहुंचे। किन डिंग लिंग और बाकी लोगों ने अपने सामने आ रहे दृश्य को देखते हुए अपने निशान छुपाए। ये 10 लोग हमारे स्वर्गीय न्यायालय के मानव पथ के अमर बीज हैं। इस पागल दानव गुफा अभियान के परिणामों के बावजूद हमें इन लोगों का पोषण करने, उनमें पूरा निवेश करने की आवश्यकता है। किन डिंग लिंग ने घोषणा की। हाँ मैडम। फू इमोर्टल प्रभारी ने किन डिंग लिंग के शब्दों को सुना और इसे अपने दिमाग में उकेरा। चल दर। किन डिंग लिंग ने पलटकर जेनेसिस लोट्स की वसीयत के बारे में कहा। जेनेसिस लोट्स ने सिर हिलाया। अगले ही पल दिव्य सम्राट शहर आगे बढ़ गया। विशाल शहर फिर से ऊपर की ओर उड़ गया, अद्वितीय गति के साथ सीधे मध्य महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्य था पागल दानव गुफा। आदरणीय पागलपन। अध्याय 2152 पृथ्वी शिरा का प्रारंभिक गठन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2152 पृथ्वी शिरा का प्रारंभिक गठन। संप्रभु अमर एपर्चर के अंदर कई प्रकार के मानव पुरुष एक मंडली में एकत्रित हुए। वे एक महत्वपूर्ण व्यवसाय में व्यस्त थे। धीरे धीरे। दोस्तों, थोड़ा आराम करो, इतना चिंतित मत हो। तेज तेज, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। बम। एक तेज आवाज सुनाई दी। एक विशाल पहाड़ी जमीन पर आ गिरी। ये पहाड़ी ऊंची नहीं थी, इसमें सुंदर वनस्पतियों का साफ पानी नहीं था। पहाड़ पर ज्यादातर धूल की चट्टानें और लोहे के बादल के पत्थर थे, जिसके कारण ये ज्यादातर क्षेत्रों में भूरे रंग का दिखता था। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि यह पूरी पहाड़ी बिल्कुल शांत थी। हालांकि वहाँ कई जीवन रूप थे। जब फू इमोर्टल्स यहाँ बोलते थे, तब तक कोई ध्वनि प्रसारित नहीं हो सकती थी जब तक कि वे विशिष्ट तरीकों का उपयोग न करें। ये शांत पहाड़ी थी। इसकी विश्व में प्रसिद्ध पश्चिमी रेगिस्तान के ध्वनिरोधी रेगिस्तान के समान ही प्रतिष्ठा थी। यहाँ इस्तेमाल की गई कोई भी ध्वनि पथ हत्यारा चाल बहुत कमजोर और दबा दी जाएगी।
साइलेंट हिल दक्षिणी सीमा का एक प्रसिद्ध पर्वत था, लेकिन क्योंकि इसमें कम संसाधन पैदा होते थे, इसलिए ये किसी के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। इस बार फैंग युआन ने लेन देन में बातचीत करने के लिए हर जगह दूत भेजे। परिणाम स्वरूप साइलेंट हिल को फैंग युआन को बेच दिया गया। ये बिन मानव फू इमोर्टल समूहों में चले गए। वे साइलेंट हिल को संप्रभु अमर एपर्चर के एक विशिष्ट स्थान पर वापस ले जाने के प्रभारी थे। लेकिन स्थानांतरण तो सिर्फ पहला कदम था, इसके बाद उन्हें इसकी पहाड़ी जड़ें विकसित करनी थी। इसका प्रभारी एक रॉकमैन गो इमोर्टल था। जैसे ही साइलेंट हिल की जड़ें तेजी से बढ़ने लगी और आसपास के वातावरण पर असर करने लगी, उन्होंने एक विधि सक्रिय कर दी। गहरे और गहरे जाओ। नेता ने अचानक आह भरते हुए निर्देश दिया। आह, तुम क्यों रुक गए? क्या तुमने इतनी जल्दी काम पूरा कर लिया? रॉकमैन गो इमोर्टल ने अधीरता से कहा। कहो नेता, क्या आप चुप रह सकते हैं? मैं भी गहराई तक जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास केवल 7वां साधना स्तर है। यह एक प्रसिद्ध पर्वत है। इसकी पर्वतीय जड़ों को प्रभावित करना और उनमें हेरफेर करना बहुत थका देने वाला है। लेकिन नेता ने कहा, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है। तुम 8वीं रैंक पर कब आओगे? रॉकमैन गो इमोर्टल ने अपनी आंखें घुमाई। बॉस, मैं कुछ समय पहले भी 6ठी रैंक पर था। मैं केवल क्लेश को पार करने के लिए गया था और अपने गुरु की वजह से 7वीं रैंक पर पहुंच गया। मैं भी 8वीं रैंक पर पहुंचना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अन्य फू इमोर्टल्स ने तुरंत बात की। नेता सही कह रहे हैं। हमारे समूह में केवल आप ही हैं जो पहाड़ की जड़ों से निपट सकते हैं, उन्हें मोटा और लंबा होने दे सकते हैं। यदि आप मजबूत होते तो हम अपना मिशन काफी हद तक पूरा कर लेते, हमें बेहतर पुरस्कार भी मिलते। आप पहाड़ की नसों के प्रभारी हैं, आपका योगदान हमारे बीच सबसे अधिक है। मैंने सुना है कि आप हाल ही में सोने गए थे। मैं 2 महीनों से सोया नहीं हूँ। मैं पूरे समय पर्वत स्थानांतरण मिशन कर रहा हूँ। मास्टर की ऐसी भव्य महत्वाकांक्षाएं और प्रेरणाएं हैं। वह कृत्रिम पृथ्वी नसें बनाने के लिए एक परियोजना का प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये योजना अंततः पूरी हो जाएगी। क्या हम इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं जब ये हमारे लिए उपलब्ध है? अन्य समूहों को देखें, वे जितने अधिक मिशन पूरे करेंगे, हमारे पास अपने लिए उतना ही कम होगा। अन्य गो इमोर्टल्स ने रॉकमैन गो इमोर्टल को देखा। उनमें आशा और निराशा की झलक थी। रॉकमैन गो इमोर्टल बहुत असहाय था। क्या आप लोग नहीं जानते, हम रॉकमैनों के जीवन में नींद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर बहुत भारी हैं। ये हमारी आत्मा पर एक बड़ा बोझ है। हमें अपनी आत्मा को शांत करने के लिए सोने की जरूरत है। फिर लीवर जीवन निर्माण का उपयोग करें। मैंने पहले ही इसका उपयोग कर लिया है। मास्टर के योगदान बोर्ड पर, क्या आपकी आत्मा की नींव को ऊपर उठाने के लिए आत्मा पथ के तरीके नहीं है? लेकिन मैं पृथ्वी पथ की खेती करता हूँ। आत्मा पथ विधियां मुझ पर कम प्रभावी हैं। उन पर अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग करने के बजाय मैं अपनी पृथ्वी पथ प्राप्ति को भी बढ़ा सकता हूँ। नेता ने दांत पीसते हुए कहा, बहस करना बंद करो। आइए अपना धन इकट्ठा करें और अपने छोटे रॉकमैन भाई की मदद करें। आइए कुछ बिंदु इकट्ठा करें और उसकी आत्मा की नींव बढ़ाएं। अन्य फू इमोर्टल्स एक साथ सहमत हुए। अभी रॉकमैन गो इमोर्टल उनके समूह की कमजोरी था। अगर वह मजबूत हो जाता तो पूरे समूह को इसका फायदा होता। फैंग युआन ने सभी प्रकार के मिशन सौंपे। वे ज्ञान पथ कटौती के बाद बनाए गए थे। उनकी सामग्री सरल थी, लेकिन उनका गहरा अर्थ था। चाहे मिशन की कठिनाई हो या सामग्री की, गो इमोर्टल्स को अक्सर दूसरों के साथ सहयोग करना पड़ता था। किसी भी मिशन को अकेले करना कठिन था। इससे विभिन्न नस्लों के फू इमोर्टल्स को एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। सहयोग की लंबी अवधि के बाद उनमें स्वाभाविक रूप से सौहार्द और मित्रता विकसित हुई। इस प्रकार संपूर्ण संप्रभु अमर एपर्चर के भीतर सभी विभिन्न जनजातियां और नस्लें एक बड़े समुदाय में एक साथ मिल रही थीं। मनुष्य, रॉकमैन, फेदरमैन, इनकमैन, स्नोमैन और अन्य, वे सभी एक साथ काम कर रहे थे। अपनी अद्भुत मातृभूमि के निर्माण के लिए खून और पसीना बहा रहे थे। उत्कृष्ट शांत पहाड़ी को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी प्रसिद्ध पहाड़ मिनी 5 क्षेत्रों के आसपास वितरित हैं। सबसे बुनियादी आवश्यकता पूरी हो गई है। अब हम पृथ्वी नस का विकास शुरू कर सकते हैं। फैंग युआन प्रसिद्ध पर्वत पुनर्वास योजना पर बहुत ध्यान दे रहे थे। साइलेंट हिल की स्थिति को देखने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। पृथ्वी शिरा का निर्माण करने के लिए उन्होंने मिनी 5 क्षेत्रों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहले से ही कई अमर संरचनाएं बनाई थीं। इस समय हेनरी फैंग ने इच्छा की कि अमर सार खर्च हो जाए। अमर संरचनाएं अपने आप सक्रिय होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिनी 5 क्षेत्रों की जमीन अधिक तीव्रता से हिल रही थी।
विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न मनुष्य खोए हुए और भ्रमित थे, जबकि कुछ ने खुशी की अभिव्यक्तियां दिखाई। क्या हो रहा है? क्या कोई और भूकंप है? अधिकांश नश्वर फू मास्टर स्थिति को समझ नहीं पाए। मास्टर ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हे भगवान, वह एक ही बार में पूरे मिनी 5 क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी परियोजना है। फू इमॉर्टल्स ने स्थिति को महसूस किया। उन सभी को तीव्र खुशी महसूस हुई और हेनरी फैंग के प्रति गहरी प्रशंसा भी महसूस हुई। गड़गड़ाहट। जमीन में गड़गड़ाहट जारी रही, लेकिन तीव्रता ज्यादा नहीं थी। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में भू संरचनाओं के प्रभाव के कारण प्रसिद्ध पर्वतों को अपने विभिन्न नोड्स के रूप में उपयोग करते हुए एक पृथ्वी शिरा एक श्रृंखला में बनने लगी। यह पृथ्वी शिरा मिनी 5 क्षेत्रों से होकर गुजरी। यह मिनी पूर्वी सागर, मिनी सेंट्रल महाद्वीप, मिनी उत्तरी मैदान, मिनी दक्षिणी सीमा और मिनी पश्चिमी रेगिस्तान में मौजूद थी। यदि कोई ऊपर से देखता है तो ये पृथ्वी शिरा एक अनियमित ज्यामितीय आकृति के समान होगी। रेखाएं बहुत स्पष्ट और सरल थीं। यह मुश्किल से छोटे 5 क्षेत्रों के आधे क्षेत्र को कवर करती थी। पृथ्वी शिरा का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। भूमि सामान्य स्थिति में लौट आए। विभिन्न स्थानों की अमर संरचनाएं रुक गईं। वे मूल रूप से अमर सामग्रियों से ईंधन भर रहे थे जो लगभग पूरी तरह से खर्च हो गए थे। संरचनाएं अब अधूरी थीं और उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता था। हेनरी फैंग ने परिणाम का सावधानीपूर्वक आकलन करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह बहुत धैर्यवान और संपूर्ण थे। कुछ देर बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये योजना के अनुसार हुआ था। संपूर्ण पृथ्वी नस पूरी तरह से बनाई गई थी। कोई दोष नहीं देखा जा सका। निस्संदेह इसका संबंध कृत्रिम पृथ्वी शिरा के सरल डिजाइन से था। ये बहुत ही अपरिष्कृत था। सच तो यह है कि कृत्रिम पृथ्वी शिरा परियोजना का सबसे कठिन हिस्सा पृथ्वी शिरा का निर्माण नहीं था। समस्या विभिन्न क्षेत्रों की पृथ्वी शिरा के नोड्स के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध पहाड़ों को इकट्ठा करने का तरीका था। दूसरी सबसे कठिन चीज थी कृत्रिम पृथ्वी शिरा बनाने की विधि। पृथ्वी शिरा अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूरी हो चुकी है। यह अब काफी कच्ची है और संपूर्ण संप्रभु अमर छिद्र पर इसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में इस प्रारंभिक अवधि के दौरान इसके कारण बार बार समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो संप्रभु अमर छिद्र पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो जाएगा। हेनरी फैंग ने अपने मन में अनुमान लगाया। उसने अपना ध्यान संप्रभु अमर एपर्चर से हटा लिया और अपनी किस्मत का फिर से निरीक्षण करने के लिए कुकिंग लकपॉट का उपयोग किया। एक नजर में हेनरी फैंग की आंखें चमक उठी। उसकी निगाहों में खुशी व्यक्त हुई। उनकी कृत्रिम पृथ्वी शिरा के निर्माण का उनके भाग्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका भाग्य मूलतः चांदी की रोशनी का एक भव्य स्तंभ था, लेकिन वह बादल की मिट्टी की तरह काफी ढीला था। वह एक स्पर्श से बिखर सकता था। अब चांदी का खंभा छोटा होते हुए भी अधिक सघन हो गया। ये काफी आश्वस्त करने वाला विकास था, लेकिन अन्य आदरणीयों का भाग्य भी मजबूत हुआ है। हेनरी फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। चांदी के प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर 3 बादल मंडरा रहे थे। वे तारामंडल अमर आदरणीय, विशाल सूर्य अमर आदरणीय और स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय का प्रतिनिधित्व करते थे। तारामंडल का बादल अभी भी पहले स्तर पर नियंत्रण में था। इसका थोड़ा विस्तार हो गया था। स्पेक्ट्रल सोल दूसरे स्तर पर था, जबकि जॉइंट सन इमोर्टल वेनरेबल तीसरे स्तर पर था। लेकिन अब एक अजीब दृश्य था। स्टार तारामंडल का बादल स्पेक्ट्रल सोल के बादल को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य फैंग युआन के लिए काफी भ्रमित करने वाला था। उसके मन में कई अनुमान थे, लेकिन वह किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं था। एक और परिवर्तन भी हुआ। चांदी के प्रकाश स्तंभ के नीचे पीली भूरी धूल फिर से उसके चारों ओर घूमने लगी। ये मिट्टी की धूल चांदी के प्रकाश स्तंभ के चारों ओर घूम गई, जिससे वह स्थिर हो गया। भाग्य निरीक्षण के माध्यम से फैंग युआन ने पुष्टि की कि कृत्रिम पृथ्वी शिरा योजना उसके लिए बहुत उपयोगी थी। वह इस योजना को जारी रखने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। लेकिन पृथ्वी शिरा प्राप्त करने के बाद मैं अब असंख्य प्राणियों के आत्मसात परिवर्तन का उपयोग नहीं कर सकता। हेनरी फैंग ने खुद को याद दिलाया। असंख्य प्राणियों का आत्मसात परिवर्तन हत्यारा कदम बीस्ट कैलामिटी इमोर्टल की अंतिम विधि थी। इसमें परिवर्तन पथ की उच्चतम गहराई शामिल थी, जो अन्य सभी पथों के दाव चिन्हों को परिवर्तन पथ दाव चिन्हों में बदलने में सक्षम थी। ये स्वर्ग पथ दाव चिन्हों को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सभी प्रकार के क्लेश पशु आपदाओं में बदल सकते हैं। हेनरी फैंग का मुख्य शरीर अब इसका उपयोग नहीं कर सकता। दाव चिन्हों को बदलने वाले इस कदम का संप्रभु अमर एपर्चर के निवास स्थान पर भारी प्रभाव पड़ा। फैंग युआन के पास अब दाव चिन्हों की एक भयानक संख्या थी। किसी भी अन्य चीज को अनदेखा करते हुए अकेले शोधन पथ दाव चिन्हों की संख्या 6 मिलियन से अधिक थी।
यदि ये 6 मिलियन दाव चिन्ह अचानक किसी अन्य पथ के दाव चिन्ह में बदल जाते हैं तो संप्रभु अमर एपर्चर परिवर्तन के अनुकूल नहीं हो पाएगा। तब तक पर्यावरण में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो भयानक क्लेश होगा उसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए यह ऐसा था जैसे कोई मछली पानी में तैर रही हो लेकिन पानी लावा में बदल गया हो। मछली के परिणाम का अंदाजा लगाना आसान था। अतीत में जब फैंग युआन ने असंख्य प्राणियों के आत्मसात परिवर्तन का उपयोग किया था, तब भी संप्रभु अमर एपर्चर का विकास काफी कम था। अंदर बहुत कम जीवन रूप थे। उस समय उनके पास बहुत कम दाव अंक थे। यदि वह अब असंख्य प्राणियों के आत्मसात परिवर्तन का उपयोग करता तो बहुत सारे दाव चिन्ह परिवर्तित हो जाते। यह नहीं किया जा सका। लेकिन अगर उसने आदरणीयों के विरुद्ध कम दाव चिन्हों को बदल दिया तो इसका युद्ध में कोई उद्देश्य नहीं होगा। अमर हत्यारी चाल स्वर्ग और पृथ्वी यात्रा। अगले ही पल फैंग युआन का मुख्य शरीर पूर्वी सागर से दक्षिणी सीमा तक चला गया। एक ऊंचा पहाड़ बादलों में झांक रहा था। उसमें से ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। उसकी पहाड़ी जड़ें पहले ही कट चुकी थीं। तैयारी पूरी होने के बाद फैंग युआन इसे पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ था। ये फ्रॉस्टी पीक था। उस समय फैंग युआन ने वुई हाई का भेष धारण किया था और वो कबीले में घुस गया था। इस पर्वत को लेकर उसका जिया कबीले के साथ संघर्ष हो गया था। फ्रॉस्टी पीक निस्संदेह एक प्रसिद्ध पर्वत था। इसने बर्फ और बर्फपत संसाधनों का उत्पादन किया। हालांकि मूल रूप से सफेद और सुंदर फ्रॉस्टी पीक अब अत्यधिक खुदाई के परिणामस्वरूप हर जगह छेद से भर गई थी। न केवल ये बदसूरत थी बल्कि संसाधनों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ था। इस प्रकार इस फ्रॉस्टी पीक को वो कबीले द्वारा फैंग युआन को बेच दिया गया था। इस समय फ्रॉस्टी पीक के आसपास कई फू इमोर्टल्स थे। फैंग युआन द्वारा भेजे गए विभिन्न मानव फू इमोर्टल्स के अलावा वो कबीले के फू इमोर्टल्स भी यहाँ थे। वु योन उनमें से एक था। युआन फैंग, क्या आप ठीक हैं? वु योन ने उसी समय एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाते हुए उनका स्वागत करने की पहल की। आदरणीय पागलपन। अध्याय 2153 लॉर्ड फैंग युआन, आगे बढ़ने का समय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2153 लॉर्ड फैंग युआन, आगे बढ़ने का समय। वु योन व्यक्तिगत रूप से फैंग युआन से मिलना चाहता था। यदि हेनरी फैंग का पीछा अभी समाप्त हो गया होता तो वु योन उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। फैंग युआन दुनिया का नंबर 1 राक्षस था। वु योन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मारे जाने का खतरा था। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन अब अलग था। फैंग युआन के पास विदेशी मामलों के लिए तरीकों की एक पूरी श्रृंखला थी। वह क्रूर ताकत का उपयोग किए बिना कई प्रमुख ताकतों के साथ लेन देन में लगे हुए थे। प्रारंभिक प्रभाव छोटा हो सकता है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद वो कबीले, फैंग कबीले और चाय कबीले जैसी सुपर ताकतें देख सकती हैं कि फैंग युआन वह व्यक्ति था जो सिद्धांतों और नियमों के साथ काम कर सकता था। इन सुपर ताकतों द्वारा फैंग युआन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने उसके साथ काम करने का फैसला किया। इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। क्या खरगोश में भेड़िए से लेन देन करने की हिम्मत होगी? लेकिन मेरे सामने इस आदमी ने यह उपलब्धि हासिल की। वु योन ने आंतरिक रूप से जटिल महसूस करते हुए फैंग युआन को देखा। वु योन वर्तमान पीढ़ी के नायक थे। उनकी प्रतिभा और योग्यता 8वें रैंक के फू इमोर्टल्स में भी शीर्ष स्तर की थी। इन दिनों फैंग युआन के कार्यों को देखकर वु योन ने भी प्रशंसा की भावना विकसित करते हुए खुद को आह भरी। ताकत होना, लेकिन इसका दुरुपयोग न करना या कमजोरों को यूं ही धमकाना नहीं, इसे हासिल करना आसान नहीं था। सतह पर यह आत्मनियंत्रण और समझ रखने वाले किसी व्यक्ति के आचरण जैसा प्रतीत होता है कि कोई भी अपने लाभ का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, अन्यथा वे अंततः लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन सच तो ये था कि वह लालच या महत्वाकांक्षा से अप्रभावित था। उसके तर्क ने हमेशा अन्य भावनाओं को दबा दिया था। वर्तमान विश्व में नहीं, पूरे समय में, मानव जाति के पूरे इतिहास में कितने लोग इस स्तर तक पहुंच सके? हेनरी फैंग इन कमजोर ताकतों को बिना किसी चिंता के अपने साथ लेन देन करने के लिए भी मजबूर कर सकता था। प्रारंभ में केवल वो कबीला था, लेकिन वु योन को जल्द ही पता चला कि लगभग सभी सुपर ताकतें उसके साथ लेन देन कर रही थी। उन्होंने 8वीं रैंक के अमरफू को परिष्कृत करने के अवसर के बदले में कुछ बेकार प्रसिद्ध पहाड़ों को बेच दिया। ये आसान नहीं था। इससे पता चला कि फैंग युआन के पास अविश्वसनीय पारस्परिक कौशल थे। चाहे धमकी देकर या प्रलोभन देकर, भले ही उसने अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया, परिणाम ये हुआ कि वह सफल हो गया। युआन फैंग वास्तव में एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। भले ही वह राक्षसी रास्ते से शुरू हुए, उनके व्यवहार और मानसिकता पर गुटो जैसे छिछले विचारों का अंकुश कभी नहीं रहा। वह धार्मिक या राक्षसी हो सकता है। वह या तो दुनिया की मदद कर सकता है या दुनिया में अराजकता पैदा कर सकता है।
सब कुछ उसके द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों पर निर्भर करता है। पूरे इतिहास में भी ऐसा राक्षस वास्तव में सबसे भयानक है। इस व्यक्ति के समान पीढ़ी में जन्म लेना भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वू यून फेंग युआन से सावधान था। उसे फेंग युआन के कारण निराशा और क्रोध महसूस हुआ था, लेकिन उसने मनोबल और प्रेरणा भी प्राप्त की थी। उसने हेनरी फेंग के कारण जीवन की सुंदरता भी देखी थी। क्योंकि फेंग युआन से उन्होंने खुद को देखा, यह उनके अपने आदर्शों का एक प्रमाण था। उनमें फेंग युआन के साथ बहुत सारी समानताएं थीं। इस अवधि के दौरान फेंग युआन की गतिविधियों की श्रृंखला ने वू यून को फेंग युआन की दृष्टि को देखने की अनुमति दी। वह जानता था कि फेंग युआन वह व्यक्ति था जो प्रत्येक क्रिया से 10 कदम आगे देखता था। चूंकि हेनरी फेंग के कारण सभी की राय और कार्य बदल गए हैं, मैं उसके साथ और भी अधिक गहराई से सहयोग करने का प्रयास क्यों नहीं कर सकता। फुल लैंड को खोने के बाद वू यून ने यह विचार विकसित किया, उस शत्रु के साथ क्या करें जिसे आप हरा नहीं सकते। सबसे अच्छा तरीका था उनके साथ सहयोग करना, शत्रु से सहयोगी बनना। फेंग युआन के साथ सहयोग करने से लाभ की भारी संभावना थी। ये वो कबीले के लिए बहुत मददगार था। वू यून उच्च संयम वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें धर्म मार्ग का सम्मान भी प्राप्त था। सिवाय इसके कि उनके जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के सम्मान का मूल्य एक कागज के टुकड़े से भी कम था। जब तक लाभ काफी अधिक थे, वू यून बिना किसी दूसरे विचार के इस पेपर को टुकड़ों में फाड़ सकता था। इस प्रकार वू यून ने व्यक्तिगत रूप से फेंग युआन के साथ आने और मिलने की पहल की। वह बात करना चाहते थे और ये देखने की कोशिश करना चाहते थे कि क्या वह उनके सहयोग को गहरा कर सकते हैं। वू यून को देखकर फेंग युआन ने भी एक फीकी मुस्कान प्रकट की। वू यून ने एक बार अपने जीवन का पीछा किया था, लेकिन क्या हुआ? यदि तुम मुझे मार सकते हो तो ये तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे मजबूत जीवित रहता है। अगर मैं तुम्हारे कारण मरता हूं तो इसका कारण यह है कि मैं कमजोर हूं। यह मेरी अपनी क्षमता की कमी है। यह मेरी गलती है। कमजोरों को ताकतवरों द्वारा निगल लिया गया। क्या ये स्वाभाविक बात नहीं थी? इस प्रकार हेनरी फेंग के दिल में उसे कभी भी कोई व्यर्थ घृणा या शिकायत महसूस नहीं हुई। वू यून अपनी मर्जी से यहाँ आया था। सहयोग करने का उसका इरादा स्पष्ट था, तो आइए सहयोग करें। फेंग युआन के लिए वू कबीले के साथ काम करने के लाभ भी थे। वू यून दक्षिणी गठबंधन का नेता था, जबकि वू कबीला दक्षिणी सीमा में नंबर 1 सुपरफोर्स था। यदि वे सहयोग करना चुनते हैं तो वे अन्य ताकतों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। जैसे कि कैसे हेनरी फेंग ने प्रसिद्ध पहाड़ों के लिए अन्य सेनाओं के साथ व्यापार किया, उसने उन्हें लुभाने के लिए वू कबीले के लेनदेन रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब फेंग युआन वू यून के साथ बात करने ही वाला था, तभी एक फू इम्मोर्टल आकाश में उड़ गया। इस फू इम्मोर्टल ने भूरे भांग का परिधान और शंक्वाकार टोपी पहनी हुई थी। उसका शरीर मांसल था और उसकी ठुड्डी चौड़ी और मोटी थी। ये लू वेयिन था। वह हमेशा शांत और संयमित रहता था, लेकिन अब उसने चिंतित अभिव्यक्ति दिखाए। लू वेयिन ने फेंग युआन को देखा और दूर से चिल्लाया, भगवान फेंग युआन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या बात है? फेंग युआन मुस्कुराया। लू वेयिन फेंग युआन की ओर उड़े। उन्होंने वू यून पर एक नजर डाली, लेकिन उनका अभिवादन नहीं किया। वू यून काफी उत्सुक हो गया। उसने लू वेयिन को इतनी उन्मत्त अवस्था में कभी नहीं देखा था। लू वेयिन ने फेंग युआन के सामने सीधे बात की। लॉर्ड फेंग युआन, क्या आप जानते हैं कि कल डिवाइन एम्परर सिटी स्वर्गीय कोर्ट के अमरों को मध्य महाद्वीप से सीधे उत्तरी मैदानों की पागल दानव गुफा की ओर लाया था? ओह! हेनरी फेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। लू वेयिन ने आगे कहा, स्टार कॉन्स्टेलेशन इमोर्टल वेनरेबल के पुनर्जीवित होने की संभावना है। अगर वह हेवनली कोर्ट के साथ जुड़ती है तो वे एक साथ काम करने में सक्षम होंगे। क्रेज्ड डेमन केव की स्थिति बहुत खतरनाक होगी। समय नहीं है, हमें तुरंत वहां जाना होगा और स्थिति को नियंत्रित करना होगा। क्या? वू यून ये सुना और अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध महसूस हुआ। दुनिया में क्या चल रहा था? हेवनली कोर्ट और क्रेज्ड डेमन केव किसी चीज में क्यों शामिल थे? वू यून बहुत समझदार था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण लड़ाई थी। परिणाम चाहे जो भी हो, ये निश्चित रूप से संपूर्ण फू अमर दुनिया, साथ ही 5 क्षेत्रों और 2 स्वर्गों को प्रभावित करेगा। लेकिन फेंग युआन चिंतित नहीं थे। उन्होंने लू वेयिन को सांत्वना दी, आपका सूचना नेटवर्क वास्तव में व्यापक है। लेकिन चिंता मत करो, चिंतित मत हो, मुझे अभी भी मामले निपटाने हैं। ये कहते हुए फेंग युआन ने फ्रॉस्टी पीक को संप्रभु अमर एपर्चर में डालने के लिए एक विधि का उपयोग किया। मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता? लू वेयिन ने अपनी टोपी उतार दी और बड़ी आंखों से घूरते हुए आग्रह किया, हम हेवनली कोर्ट और लॉन्गेविटी हेवन के खिलाफ जा रहे हैं।
स्थान लिमिटलेस डेमन वेनेरेबल की क्रेज्ड डेमन गुफा भी है, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी का एकांत क्षेत्र प्रिमोडियल डोमेन। लॉर्ड फैंग युआन, हम इस लड़ाई में अपनी पहल नहीं खो सकते। क्या स्वर्गीय न्यायालय, दीर्घायु स्वर्ग, असीम दानव आदरणीय और आदिम डोमेन, स्वर्ग और पृथ्वी का एकांत डोमेन लेस देन द लेजेंड्स ऑफ रेंजू ग्रेटर देन में दर्ज है। वो योन के मन में अधिक से अधिक प्रश्न थे, वह और अधिक चिंतित भी महसूस कर रहा था। वह सब कुछ जानना चाहता था। फैंग युआन की गंभीर अभिव्यक्ति थी, मुझे पता है कि आप योगदान देना चाहते हैं, मैंने पहले ही आपसे वादा किया है। यदि स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय को पुनर्जीवित करना चाहता है तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन स्थिति के प्रति मेरा अपना निर्णय है। अगर मैं अपने समय का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए नहीं करता तो मैं आदरणीयों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। मुझे और अधिक परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। यह है। लू वे यिन ने आगे कुछ बोले बिना सोचा। फैंग युआन वू योन की ओर मुड़ा और वह फिर से मुस्कुराया। वू योन, प्रसिद्ध पहाड़ों की बिक्री के संबंध में मुझे लगता है कि हम लेनदेन के पैमाने का विस्तार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मून बाउल, कॉप्स माउंटेन, फीनिक्स पीक या कॉप्स सम्राट यूडिंग तियान और अन्य। वू योन ने एक कठिन अभिव्यक्ति दिखाए, इन प्रसिद्ध पहाड़ों का मूल्य फ्रॉस्टी पीक से अधिक है। फीनिक्स पीक का असली मूल्य यह है कि फीनिक्स हर साल अंडे देने के लिए इकट्ठा होंगे। यदि आप पहाड़ लेते हैं तो इसका अब कोई बड़ा मूल्य नहीं रह जाएगा। जहां तक लाश सम्राट यूडिंग तियान या लाश पर्वत की बात है, वे ऐसी चीजें हैं जिनकी वो कबीले को जरूरत है। अभी कुछ समय पहले हमने दास सम्राट की सच्ची विरासत का गुलामी का रास्ता प्राप्त किया था। हम इसे विकसित करने और उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो पहाड़ बिक्री के लिए नहीं है। जहां तक मून बाउल की बात है, जब तक कीमत उचित है हम इसे बेचने पर विचार कर सकते हैं। वो योन ने गंभीर स्वर में बात की, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। इस बातचीत का उन्हें काफी समय से इंतजार था, लेकिन पहले लू वेई यिन के शब्दों के कारण वू योन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित हो गया। फैंग युआन ने कुछ समय के लिए वू योन के साथ बातचीत की। लू वेई यिन को उनके पास लावारिस छोड़ दिया गया। हेनरी फैंग को वास्तव में अब और अधिक प्रसिद्ध पहाड़ों की आवश्यकता है। भले ही पहले के लेन देन मददगार थे, लेकिन वे ज्यादातर बेकार पहाड़ थे। लेकिन अगर वो कबीले ने लेन देन का नेतृत्व किया तो फैंग युआन और दक्षिणी सीमा के सुपर बलों के बीच ये बड़ा सौदा एक कदम आगे बढ़ सकता है। चर्चा के बाद फैंग युआन ने अपनी बाहें लहराई। ठीक है, मैं तुम दोनों से अगली बार मिलूंगा। लू वे यिन ने अपना हाथ बढ़ाया। लॉर्ड फैंग युआन जाने से पहले फैंग युआन ने उस पर ठंडी नजर डाली। मुझे अन्य मामलों पर भी ध्यान देना है। लू वे यिन उन शब्दों में से कोई भी नहीं बोल सका जो उसने अंदर बोतल बंद कर दिए थे। अगले ही पल स्वर्ग और पृथ्वी की यात्रा सक्रिय हो गई। हेनरी फैंग मौके पर ही गायब हो गया। उसके पास वास्तव में करने के लिए बहुत कुछ था। इस बार वह रॉटन मड माउंटेन पर गया और पहाड़ ले लिया। सांस। लू वे यिन ने गहरी आह भरी। वू योन मुस्कुराया। हम कुछ समय से नहीं मिले हैं। हम क्यों नहीं? लू वे यिन ने अपना हाथ लहराया। वू योन, मुझे कुछ मामलों में भाग लेना है। जब मैं खाली होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से वूई से मिलने जाऊंगा पर्वत। इतना कहकर लू वे यिन चली गई। उसका वू योन को बातें समझाने का मूड नहीं था। वू योन के पास भी ढेर सारे प्रश्न थे। उसे आंतरिक रूप से भयानक महसूस हो रहा था। उसने तुरंत अपना ध्यान वहां मौजूद विभिन्न मानव वू इमॉर्टल्स की ओर घुमाया। उनकी मुस्कान नहीं बदली। उन्होंने इन लोगों से पूछा, लेकिन इन भिन्न मानव वू इमॉर्टल्स को क्या पता था? नेता ने शांति से उत्तर दिया, मास्टर की अनुमति के बिना हम अधीनस्थ कैसे लाइन से बाहर बात कर सकते हैं? कृपया हमें दोष न दें लॉर्ड वू योन, हमें पहाड़ों को हिलाना जारी रखना होगा। वू योन असहाय था क्योंकि उसने इन लोगों को जाते हुए देखा। भले ही उन्होंने फैंग युआन से बात की और अपना मूल लक्ष्य हासिल कर लिया, वू योन खुश नहीं हो सके। उसने तीव्रता से महसूस किया कि वह फैंग युआन और अन्य लोगों से पीछे छूटने लगा था। उदाहरण के लिए उसे पता नहीं था कि क्रेज्ड डेमन गुफा में क्या चल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि फैंग युआन प्रमुख ताकतों के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। स्टार तारामंडल अमर आदरणीय पुनर्जीवित। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वह किस दबाव का सामना कर रहा होगा। शायद मुझे इसका उपयोग हेनरी फैंग के साथ और अधिक शर्तों के लिए सौदेबाजी करने के लिए करना चाहिए। हेनरी फैंग की कठिनाइयों को समझने के बाद वू योन ने कुछ विचार विकसित करना शुरू किया। रुको। उसकी आंखें तेज रोशनी से फट गईं। लू वे यिन उन शब्दों को फैंग युआन तक पहुंचा सकता था। उसने जानबूझकर मेरे सामने क्यों बोला?
संभावना है कि उससे पूछकर मुझे और जानकारी मिल सकती है। उसने अपना रुतबा बढ़ाने और ऊंची कीमत पाने के लिए पहले मुझे अस्वीकार कर दिया था। वू यून मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। वह जानता था कि अगर उसने अब लू वेइयिन से संपर्क किया तो लू वेइयिन उससे जबरन वसूली करेगी। लेकिन अगर उसने जानकारी नहीं मांगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस स्थिति से लाभ उठाने का मौका है या नहीं। आदरणीय पागलपन, अध्याय 2154 सब कुछ लूटना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2154 सब कुछ लूटना। अनादि श्वेत स्वर्ग। तीव्र हवाएं चली, परिणाम स्वरूप फैंग युआन के बाल हवा में उड़ गए। तैयारी के बाद उसने अपनी हत्यारी चाल सक्रिय कर दी। फैंग युआन की विधि के तहत एक रैंक 8 पृथ्वी पद ग्रोटो स्वर्ग को संप्रभु अमर एपर्चर द्वारा निगल लिया गया था। जैसा कि उसने पहले किया था, हेनरी फैंग ने इस कुटी स्वर्ग को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लिया। उसने इसे अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने का फैसला किया और उन्हें संप्रभु अमर एपर्चर के विभिन्न क्षेत्रों में रखा। बेशक क्योंकि यह एक रॉकमैन अर्थ पद ग्रोटो स्वर्ग था, इसका अधिकांश भाग मिनी 5 क्षेत्रों में उतरा, केवल एक छोटा सा हिस्सा मिनी 9 स्वर्ग में समाप्त हुआ। संप्रभु अमर एपर्चर के अंदर जैसे ही गहरा प्रकाश फीका पड़ा, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कहीं से एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। ये यहाँ है हमारी जनजाति की असंख्य रवीन पर्वत श्रृंखला। शी सैन बाय अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। हाँ, ये हमारा पूर्व पवित्र पर्वत है, लेकिन अब जब यह संप्रभु अमर द्वार के अंदर है तो ये काफी सामान्य हो गया है। शी गू बी की अभिव्यक्ति जटिल थी। वह निराश था लेकिन खुश भी था। ये कुछ रॉकमैन गू इमॉर्टल्स इस पल के लिए एक साथ एकत्र हुए। वे इस पूर्व कुटी स्वर्ग के फू अमर थे, लेकिन उन्हें पहले ही हेनरी फैंग के संप्रभु अमर द्वार में भेज दिया गया था। इस अवधि के दौरान उनकी खेती का स्तर तेजी से बढ़ा। उन्होंने कई अमर गू भी प्राप्त किए। वे पहले की तुलना में बिल्कुल नए स्तर पर थे। चलो चलें, अंदर चलें। रॉकमैन गू इमॉर्टल्स ने मैरियड रेवन पर्वत श्रृंखला में उड़ान भरी। परम पूर्वज को नमस्कार। आखिरकार पूर्वज लौट आए। असंख्य रेवन पर्वत श्रृंखला में अभी भी बड़ी संख्या में रॉकमैन गू मास्टर्स थे। रॉकमैन गू इमॉर्टल्स को देखने के बाद उन्होंने जोर से जयकार की। वास्तव में ये हमारा नया घर है। यहाँ रहकर हमारा भविष्य उज्जवल है। रॉकमैन गू इमॉर्टल्स द्वारा उन्हें भाषण देने के बाद उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उनके पास करने के लिए मिशन थे। यह असंख्य रवीन पर्वत श्रृंखला भी एक प्रसिद्ध पर्वत थी। ये पृथ्वी की शिराओं में से एक होने वाली थी। फेग्युआन ने इस पृथ्वी पद ग्रोटो स्वर्ग पर कब्जा करने में कई घंटे बिताए। इस प्रक्रिया के दौरान संप्रभु अमर एपर्चर के विभिन्न स्थानों में कुछ परिवर्तन विकसित हुए। स्टार कलेक्शन सिटी में कॉम्बैट बीस्ट किंग ने किले पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसने अन्य गू इमॉर्टल्स के साथ संप्रभु अमर एपर्चर में हलचल देखी। समय की इस अवधि के दौरान मास्टर ने कई ग्रोटो स्वर्गों पर कब्जा कर लिया और दाव निशानों की संख्या में वृद्धि कर दी। यह उम्मीद की जा सकती है कि संप्रभु अमर एपर्चर के विभिन्न क्षेत्रों में समय के साथ बढ़ती तीव्रता के साथ हंगामा बढ़ेगा। क्या यह अच्छा नहीं है? जितनी अधिक घटनाएं होंगी, हमें उतने ही अधिक मिशन करने होंगे। हमारे कबीले के कुटी स्वर्ग पर मालिक का कब्जा कब होगा? फू इमॉर्टल्स ने अपने भविष्य की संभावनाओं के प्रति आशान्वित महसूस करते हुए आपस में बात की। उनकी मानसिकता पहले से ही काफी बदल चुकी थी। अतीत में वे हेनरी फैंग द्वारा उनके कुटी स्वर्ग पर कब्जा करने के खिलाफ थे, लेकिन अब स्थिति अलग थी। वे इसके लिए तत्पर थे। यह ऐसा था जैसे कि यदि उनके कुटी स्वर्ग पर कब्जा नहीं किया गया होता तो वे अपने स्वामी की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते। कई फू इमॉर्टल्स जिनके अमर एपर्चर संलग्न थे, उन्हें लगा कि वे संप्रभु अमर एपर्चर का एक सच्चा हिस्सा थे। वे 2 स्वर्गों के फू इमॉर्टल्स से बेहतर महसूस करते थे। लॉर्ड फैंग युआन, लॉर्ड फैंग युआन, लू वेइयिन चिल्लाया। वह दूर से ही उड़ गया। फैंग युआन ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा है। तुम यहाँ तक अनादि श्वेत स्वर्ग में आ गए हो। लू वेइयिन कड़वाहट से मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल स्वर में कहा, लॉर्ड फैंग युआन, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। चलो अब चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कल 8वीं रैंक के अमर फू हाउस ने प्राचीन काले स्वर्ग से क्रेस्ट डेमन गुफा के लिए उड़ान भरी थी? फैंग युआन ने सिर हिलाया। बहुत से लोगों ने देखा कि इमोर्टल फू हाउस वही होना चाहिए जिसे विशाल सन इमोर्टल आदरणीय ने पीछे छोड़ दिया था। लक्स सेपरेशन हेवनली पैलेस, है ना? वास्तव में लू वेइयिन ने फैंग युआन को घूरते हुए लगातार सिर हिलाया। अभी दीर्घायु स्वर्ग और स्वर्गीय न्यायालय स्थानांतरित हो गए हैं। यदि हम अभी भी कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं तो हम इस प्रमुख अवसर को खो देंगे। हेनरी फैंग ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं।
वास्तव में लू वे यिन ने वह उत्तर सुना जो वह चाहता था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। इन अंतिम दिनों में उसने हेनरी फैंग को जाने के लिए आग्रह करने के लिए सूचना पत्र विधियों का उपयोग किया था, लेकिन वह इससे इनकार करता रहा। ये सोचना कि हेनरी फैंग वास्तव में अब आगे बढ़ने वाला था। क्या मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि लॉर्ड फेंग युआन कब जाएंगे? लू वे यिन अभी भी अविश्वास में थी। फेंग युआन मुस्कुराया, अब कैसा रहेगा? लू वे यिन बहुत खुश हुए। लॉर्ड फेंग युआन वास्तव में दृढ़ हैं, ये सबसे अच्छा उत्तर है, चलो चले। सच तो ये था, हेनरी फैंग ने पहले ही क्रेस डायमंड गुफा में जाने का फैसला कर लिया था। उसने पहले ही स्वप्न के सभी लोगों का उपयोग कर लिया था। उसकी प्राप्ति का स्तर तदनुसार बढ़ गया। अर्थ सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर, शोधन पथ, समय पथ, दास्ता पथ, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, चोरी पथ, परिवर्तन पथ, नियम पथ, क्यूई पथ, अग्निपथ, ज्ञान पथ, जल पथ, पृथ्वी पथ, विष पथ, ग्रैंड मास्टर, रक्त पथ, शक्ति पथ, तारा पथ, अंधकार पथ, गठन पथ, आत्मा पथ, तलवार पथ, मानव पथ, लकड़ी पथ, भोजन पथ, प्रेत पथ, भाग्य पथ, बर्फ और बर्फ पथ, गुरु, स्वप्न पथ, अंतरिक्ष पथ, धातु पथ, पवन पथ, बादल पथ, बिजली पथ, सूचना पथ, प्रकाश पथ, ध्वनि पथ। जहां तक हड्डी पथ जैसे शेष पथों का सवाल है, वे अभी तक मास्टर स्तर पर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ प्रगति हुई थी। स्वर्ग मार्ग वही था, भले ही वह स्पेक्ट्रल सोल के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। हेनरी फैंग की उपलब्धि का स्तर पहले से ही मौजूदा दुनिया में शीर्ष दर पर था। चाहे चौड़ाई हो या गहराई, उन्हें दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति माना जा सकता है। आखिरकार स्पेक्ट्रल सोल ने स्वप्नलोक को पीछे छोड़ने के बाद अपना प्राप्ति स्तर खो दिया, जबकि स्टार तारामंडल और जॉइंट सन पुनर्जीवित होने पर भी अपने सर्वोच्च ग्रैंडमास्टर प्राप्ति स्तर को बरकरार नहीं रख पाएंगे। अब निस्संदेह उसमें अभी भी अपर्याप्तताएं थीं। उदाहरण के लिए पेंटिंग पथ, हथियार पथ और अन्य, वे पूरी तरह से खाली थे। ये पथ बहुत दुर्लभ थे। पेंटिंग पथ को जानबूझकर जेनेसिस लॉर्ड्स इमोर्टल वेनरेबल द्वारा छुपाया गया था, जबकि हथियार पथ को हेवनली कोर्ट के गु इमोर्टल चेवेई द्वारा हाल ही में बनाया गया था। प्राप्ति के स्तर में वृद्धि के साथ हेनरी फैंग अधिक ग्रोटो स्वर्गों पर कब्जा कर सकता है। संप्रभु अमर एपर्चर एक बार फिर अपनी सीमा तक पहुंच गया। यदि नए लाभ को पचाने के लिए कुछ समय होता, तो संप्रभु अमर एपर्चर अधिक स्थिर हो जाता, लेकिन न तो समय था और न ही मौका। भाग्य निरीक्षण के माध्यम से फेंग युआन ने पाया कि स्थिति फिर से खराब हो गई थी। हालांकि अभी भी छूट थी, ये स्पष्ट रूप से काफी गंभीर हो गई थी। एक दृढ़ निर्णय के साथ फेंग युआन तुरंत लू वेई यिन के साथ उत्तरी मैदानों में चले गए। जब से फेंग युआन पर पीछा करने की लड़ाई खत्म हुई, उसने पहले ही अपना सारा समय सीमा तक उपयोग कर लिया था, स्वस्थ होने और अपनी ताकत बढ़ाने में जितना वह कर सकता था। अब आदरणीयों का आमने सामने सामना करने का समय आ गया है। कई साल बीत चुके थे। फेंग युआन फिर से क्रेस डायमंड गुफा में लौट आया। प्रारंभ में जब वह पहली बार यहाँ आए थे, तो उनके पास केवल 7वीं खेती का स्तर था और एक गठबंधन समझौते द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अब उसने पागल दानव गुफा की ओर देखा, जो आदरणीय लोगों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार था। क्रेस्ड डायमंड गुफा की पहली परत पीली मिट्टी की एक विशाल भूमि थी। यह एक विशाल गुफा थी। प्रवेश द्वार पर यह लगभग गोलाकार थी, सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। यह अत्यंत भव्य दिखती थी। गुफा के अंदर एक हरा भरा वर्षा वन था, जो पीले और हरे रंगों से भरा हुआ था। उजाड़ जानवर समूहों में बने हुए थे। लताएं और पेड़ आपस में उलझे हुए थे। हर जगह गुर्राहट सुनाई दे रही थी। यह एक आदिम दृश्य था। हम वहां से नीचे जाएंगे, लू वे यिन ने कहा। कोई जल्दी नहीं। फेंग युआन ने अपना हाथ उठाया। ये अमर सामग्रियां मेरे लिए उपयोगी हैं। उन्होंने अपने अमर एपर्चर का प्रवेश द्वार खोला। कई प्रकार के मानव फू इमोर्टल्स को बाहर निकाला गया। ये फू इमोर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। वे समूहों में नीचे चले गए, जिससे पूरी पहली परत में अराजकता फैल गई। जल्दी करो, यहाँ एक उजाड़ पौधा है, इसे खोदो, इसे वापस लाओ। ओह, यहाँ उजाड़ जानवर बंदरों का एक समूह है, आइए मिलकर काम करें। चीख चीख बंदरों का समूह एक साथ चिल्लाया। ये चट्टानें अमर सामग्री हैं, इन्हें वापस लाओ, इन सभी को वापस लाओ। ये सभी योगदान बिंदु हैं। फू इमोर्टल्स ने उत्साहपूर्वक काम किया। वे डाकुओं के एक समूह की तरह थे जो एक नश्वर गांव में प्रवेश कर गए थे। भले ही क्रेस्ड डायमंड गुफा की पहली परत में जंगली जानवर और पौधे थे, फेंग युआन के अधीनस्थ संख्या में बेहतर थे। उनमें से कई रैंक 8 फू इमोर्टल्स भी थे, जिनके पास रैंक 8 इमोर्टल फू और रैंक 8 हत्यारा चालें थी। पागल दानव गुफा की पहली परत पूरी तरह से लूट ली गई थी। लू वे यिन ने चकित भाव से देखा।
इतने कम समय में युआन फैंग के अधीनस्थ इतने मजबूत कैसे हो गए? क्या उनकी ताकत बहुत बेतुकी नहीं बढ़ गई? मेरे अधीन बहुत सारे लोग हैं, हमारा संसाधन व्यय बहुत अधिक है, खासकर जब मैंने हाल ही में कृत्रिम पृथ्वी नस बनाई है। ये वास्तव में शर्मनाक है। फैंग युआन मुस्कुराया। लू वे यिन ने तुरंत अपना हाथ लहराया। बिल्कुल नहीं, इसके बजाय मैं आपके प्रति प्रशंसा महसूस करता हूँ। वर्तमान दुनिया में केवल लॉर्ड फैंग युआन ही इन अराजक अमर सामग्रियों का उपयोग करने में सक्षम है। क्योंकि क्रेज्ड डेमन केव में निर्धारित अंतराल पर राक्षसी ध्वनियां होती थीं, दाव के निशान अराजक हो जाते थे और सभी अमर सामग्रियां बेकार हो जाती थीं। जीवित प्राणी उग्र हो जाएंगे और अपनी इंद्रियां खो देंगे, यहाँ तक कि 8वीं श्रेणी के फू इमॉर्टल्स भी ऐसे माहौल में पागल हो गए थे। कुछ समय बाद पहली परत जो जीवन शक्ति से भरी थी वह बंजर भूमि बन गई। भिन्न मानव फू इमॉर्टल्स अभी भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे भारी मात्रा में संसाधन लेकर आए थे सिंप्रभु अमर एपचर में वापस। फैंग युआन और लू वे यिन उसके बाद दूसरी परत में चले गए। क्रेज्ड डेमन गुफा की दूसरी परत जलती हुई चट्टानों की अविश्वसनीय रूप से गर्म भूमि थी। बड़ी मात्रा में चट्टानें एक साथ ढेर हो गई थीं, बड़ी और छोटी। बड़ी चट्टानें विशाल हाथी की तरह थीं, छोटी चट्टानें कंकड़ की तरह थीं। इन फू सामग्रियों में अराजक दाव चिन्ह भी थे, लेकिन वे ज्यादातर अग्निपथ और पृथ्वीपथ दाव चिन्हों से बने थे। उन सबको ले लो, हेनरी फैंग ने आदेश दिया। भिन्न मानव फू इमॉर्टल्स फिर से चले गए। वे टिड्डियों के झुंड की तरह क्षेत्र में बह गए और पूरी दूसरी परत को खाली कर दिया। उसके बाद फैंग युआन और लू वे यिन तीसरी परत में चले गए। तीसरी परत घने कोहरे से ढकी हुई थी। इसमें भारी संख्या में कोहरे के कीड़े और बादल बांस थे। ये जीवन रूप भी संवेदनहीन और अराजक थे। उन सभी को अलग अलग मानव फू इमॉर्टल्स द्वारा हटा दिया गया या काट दिया गया और एकत्र किया गया। यहाँ तो एक फॉग सिटी भी थी, मरे हुए लोगों का भूतिया शहर। फू इमॉर्टल्स जो क्रेज्ड डेमन गुफा में मारे गए, प्रतिशोध के लिए एकत्र हुए और इस फॉग सिटी का निर्माण किया। जब फेंग युआन पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने इसे टाल दिया था, क्योंकि उनके पास 7वीं खेती का स्तर था। अगर वह इसमें प्रवेश करते तो वह निश्चित रूप से मर जाते, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब यह अलग था। कोहरे का शहर मेरा, इसे दूर ले जाएं। अपने रास्ते में सब कुछ लूटने के बाद फैंग युआन क्रेज्ड डेमन गुफा की 7वीं परत पर पहुंचा। उन्होंने अपने पिछले अभियान की तुलना में बहुत कम समय बिताया। उस समय फैंग युआन का नेतृत्व नॉट इमोर्टल ने किया था। वे चक्कर लगाते रहे। वे जितनी गहराई तक जाते थे उन्हें उतने ही अधिक मोड़ लेने पड़ते थे। कभी कभी सीधी दूरी कम लगती थी, लेकिन उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। उस समय उनकी ताकत के कारण सीधे रास्ता अपनाने की तुलना में चक्कर लगाने से वास्तव में उनका अधिक समय बचता था। लेकिन अब फैंग युआन बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में उसे कितनी बाधाएं मिली, उसने उन सभी को संप्रभु अमर द्वार में डाल दिया। क्रेज्ड डेमन गुफा की 7वीं परत चमकीले रंगों से भरी हुई थी। चट्टानें, घास, मिट्टी और पेड़ सभी चमकदार रोशनी में चमक रहे थे। यहाँ की मिट्टी या चट्टान का प्रत्येक टुकड़ा अर्ध रैंक 9 अमर सामग्री था। लेकिन दाव चिन्ह अव्यवस्थित थे, उनका उपयोग ही नहीं किया जा सका। निस्संदेह दुनिया के अधिकांश फू इमॉर्टल्स का यही मामला था। आदरणीय पागलपन, अध्याय 2155 स्वर्ग पृथ्वी का पवित्र मकबरा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2155 स्वर्ग पृथ्वी का पवित्र मकबरा। बेशक फैंग युआन अपवाद था। जैसे ही राक्षसी आवाजें आई, हेनरी फैंग ने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था। उस समय वह राक्षसी ध्वनियों से निपटने में सक्षम था। अब यह बहुत आसान था। राक्षसी ध्वनियों के प्रभाव में 7वीं परत में एक ही पथ के दाव निशान एक साथ इकट्ठे हुए और सुंदर इंद्रधनुष रोशनी के बड़े क्षेत्रों का निर्माण किया। वे अब पहले की तरह बिखरे हुए और यादृच्छिक नहीं थे। इतना अविश्वसनीय दृश्य लू वे यिन ने आश्चर्य से आह भरी। अगले ही पल उसने फैंग युआन को इमोर्टल गू हाउस थीव्स डैन को बाहर निकालते देखा। चोरी दाव हत्यारा चाल सक्रिय। बड़ी संख्या में दाव चिन्ह चोरी हो गए, जिससे थीव्स डैन के भीतर संबंधित रैंक 9 की अमर सामग्री बन गई। ये रैंक 9 अमर सामग्रियां बहुत शुद्ध थीं, उनमें केवल एक पथ के दाव चिन्ह थे, उनका अत्यधिक मूल्य था। लू वे यिन ने देखा, उसकी जुबान बंद हो गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि केवल 10 सांसों से अधिक समय में हेनरी फैंग ने कम से कम 3 रैंक 9 अमर सामग्री प्राप्त की। रैंक 9 अमर सामग्री, क्या वह उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त नहीं कर रहा था? फैंग युआन और लू वे यिन एक साथ चले गए। जहां भी वे गए, दाव निशान के बड़े क्षेत्र गायब हो गए।
खूबसूरत नजारा चूहों द्वारा कुतर दिए गए पनीर जैसा दिखने लगा। जहां भी फैंग युआन गया वहां काले और सफेद धब्बों के बड़े टुकड़े थे। लू वे यिन ने देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। हेनरी फैंग का लाभ बहुत बड़ा था। लाभ इतने बड़े थे कि उसे ईर्ष्या महसूस हो सकती थी आंतरिक रूप से। इतनी संपत्ति, उसने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी आसानी से रैंक 9 अमर सामग्री की एक बड़ी संख्या हासिल करते देखा है। लू वे यिन ने आंतरिक रूप से खुद को चिल्लाया। वह अब अनुमान नहीं लगा सका कि फैंग युआन ने कितनी रैंक 9 अमर सामग्री प्राप्त की थी। वह केवल इतना ही जानता था कि उसके लाभ बहुत बड़े, विशाल और अकल्पनीय थे। आगे बढ़ते हुए वे अंततः 8वीं परत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हेनरी फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी फीकी थी। थीव्स डैन का उपयोग करने का बोझ और रास्ते में हत्यारा चाल चोरी दाव छोटा नहीं था, खासकर अमर सार व्यय के संदर्भ में। लू वे यिन थोड़ा चिंतित हो गए। भगवान फैंग युआन, अपने अमर सार भंडारण पर ध्यान दें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराए। मेरे पास 8वीं श्रेणी का स्वर्गीय सार खजाना इंपीरियल लोट्स है। लू वे यिन ने ये सुना और जवाब देने से पहले उनकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। प्रभावशाली, प्रभावशाली लॉर्ड फैंग युआन के अनुरूप। प्रवेश द्वार पर फैंग युआन ने फिर से 3 रास्ते आगे देखे। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा था, भाग्य उसके चारों ओर उमड़ पड़ा। यह विशालकाय सूर्य अमर आदरणीय द्वारा छोड़ा गया भाग्य पथ था। एक रास्ता अंधेरा और भयावह था, उसमें हत्या का इरादा भरा हुआ था। ये स्पेक्ट्रल सोल द्वारा 8वीं परत में प्रवेश करने पर छोड़ा गया आत्मा पथ था। एक रास्ता विनम्र और सादा था, जो एक सात्विक आभा देता था। ये स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय का पथ था। क्योंकि लू वे यिन के पास पहले से ही तरीके तैयार थे, वह स्वर्ग पृथ्वी के पथ में प्रवेश कर सकता था। लेकिन फैंग युआन ने अपना हाथ लहराया। चोर डैन सक्रिय हो गए। 3 रास्ते पूरी तरह से नष्ट हो गए, वे गायब हो गए। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में रैंक 9 की अमर सामग्री का उत्पादन किया गया। लू वे यिन ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन वह कुछ भी कहने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने बिना शब्द के 8वीं परत में हेनरी फैंग का पीछा किया। शून्यता। यह एक असीम शून्य था, जो एक विशाल महासागर जैसा था जिसका कोई किनारा नहीं दिख रहा था। प्रवेश करने वाले फैंग युआन और लू वे यिन समुद्र में 2 कीड़ों की तरह थे, बेहद छोटे और महत्वहीन। फैंग युआन एक बार यहाँ आए थे, उन्हें इस जगह की गहरी छाप पड़ी थी। इस असीम शून्य में अनगिनत संसारों का निर्माण और विनाश हुआ, जिससे बिल्कुल नए स्वर्गपथ दाव चिन्ह प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार 9वीं परत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए। ये शून्य स्पष्ट रूप से प्रेत पथ की गहराई थी, लेकिन हेनरी फैंग के पास उस समय प्रेत पथ की प्राप्ति नहीं थी। वह 9वीं परत के प्रवेश द्वार के स्थान का पता नहीं लगा सका। इस बार वह तैयार होकर आया था। उनका प्रेत पथ प्राप्ति स्तर ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया था। तुरंत हेनरी फैंग ने अपनी प्रेत पथ पद्धति का उपयोग किया। अगले ही पल हेनरी फैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यहाँ का शून्य उस शून्य से अलग है जिसे मैंने पिछली बार अनुभव किया था। लेकिन फैंग युआन सटीक अंतर नहीं बता सके। भले ही उसने प्रेत पथ में भारी प्रगति की, फिर भी वह लिमिटलेस डेमन वेनेरेबल की 8वीं परत की व्यवस्था को समझने या तोड़ने से बहुत दूर था। कृपया मेरा पीछा करें। लू वे यिन ने एक निश्चित घातक चाल को सक्रिय किया और अपनी दिशा ढूंढ ली, जिससे वह आगे बढ़ गया। लू वे यिन के बाद फैंग युआन आया। रास्ते में उन्होंने दुनिया को बनते और नष्ट होते देखा। ये वास्तव में एक असाधारण दृश्य था। लेकिन पहले से अलग, ये दुनिया शून्य के साथ चल रही थी। चाहे वो कोई भी दुनिया हो, एक ही दिशा में चल रही थी। हेनरी फैंग की कटौतियों के अंततः कुछ परिणाम निकले। वह स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। मैं अब समझता हूँ, ये शून्य सिकुड़ रहा है। अंतिम क्षण में सभी दुनिया और स्वर्ग पथ के निशान एक साथ निचोड़े जाएंगे। वे पूरी तरह से एक में मिल जाएंगे। क्या यह असीमित दानव आदरणीय की योजना है? लू वे यिन ने अपना सिर हिलाया। मैं केवल येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड का स्थान जानता हूँ। हमें जल्दी से वहां जाने की जरूरत है। आखिरकार अपनी मंजिल देखने से पहले दोनों अमर कुछ और घंटों तक उड़ान भरते रहे। ये है। लू वे यिन ने अपने चेहरे पर सदमा व्यक्त किया, क्योंकि वह उसने सिर्फ येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड ही नहीं देखा, उसने वह दुनिया भी देखी जिसे रेकलेस सैवेज और जेनेसिस लोट्स ने पीछे छोड़ दिया था। फैंग युआन ने तिरछी नजर से कहा, 3 महान दुनियाएं एक में विलीन हो रही हैं। इतना ही नहीं, उनके बगल में कई छोटी दुनियाएं भी चल रही हैं। ये लोग शून्य के भीतर गतिहीन थे। प्रत्येक दुनिया एक बुलबुले की तरह थी। 3 महान दुनिया क्रमशः हरे, पीले और लाल रंग के सबसे बड़े बुलबुले थे। तीनों लोग केंद्र में एक साथ जुड़े हुए थे। परिधि छोटे बुलबुले से भरी हुई थी, जो 3 महान विश्व बुलबुले की सतह से जुड़े हुए थे।
अरे नहीं प्रभु, कृपया देखें। लू वे येन ने पीले बुलबुले की ओर इशारा किया और उत्सुकता से कहा। हेनरी फैंग ने अपनी निगाह घुमाए और देखा कि येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर वर्तमान में अन्य दो महान दुनियाओं के संयुक्त प्रयासों से हमला किया गया था। भले ही बुलबुले के बाहर का दृश्य काफी अस्पष्ट था, फेंग युआन और लू वेई येन अभी भी अंदर लड़ाई की तीव्रता को महसूस कर सकते थे। विशेषकर जब तीनों लोगों को जोड़ने वाला क्षेत्र लाशों से भर गया हो, तो ये युद्ध का सबसे तीव्र क्षेत्र था। भगवान, मेरी पद्धति से येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड हमारा विरोध नहीं करेगा। आइए चले और उन्हें मजबूत करें। लू वेई येन एक गिरते हुए उल्का की तरह आवेशित हुई। हेनरी फैंग उसके पीछे चला गया, उसका शरीर भी पीली रोशनी में डूबा हुआ था। ये पीली रोशनी ही थी जिसने उन्हें आसानी से बुलबुले से गुजरने और येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने की अनुमति दी। महान दुनिया को देखते हुए जिस चीज ने हेनरी फैंग की नजर को सबसे अधिक आकर्षित किया, वह केंद्र में वह विशाल टीला था। ये टीला एक पहाड़ जैसा दिखता था। पहाड़ अपने आप में काफी सपाट था, यह मानव निर्मित दिखता था। लेकिन फेंग युआन पहली नजर में पहाड़ का असली सार देख सकता था। ये 10 पृथ्वी की कब्र है। यह इतनी बड़ी कब्र है। इस अभूतपूर्व मकबरे पर एक समाधि का पत्थर लगा हुआ था। समाधि के पत्थर पर 6 शब्द लिखे थे, स्वर्ग का मकबरा, पृथ्वी, अमर, आदरणीय। लू वे येन और फेंग युआन को महसूस करते हुए कब्र से अचानक प्रकाश का एक भव्य स्तंभ उत्सर्जित हुआ। वह आकाश में उठ गया, एक खंभे के समान जिसने स्वर्ग को अपने ऊपर उठा रखा था। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध हो गया, सभी की आंखें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। पवित्र कब्र चमक रही है, स्वर्ग और पृथ्वी इसकी गवाही दे सकते हैं। हमारे ऋषि आ गए हैं। कुछ समय की सांसों के बाद येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में एक विशाल गर्जना हुई। यह एक विशाल सुनामी की तरह थी। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के लोग ऊर्जावान हो गए और मनोबल से भर गए। उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। ग्रीन लोट्स ग्रेट वर्ल्ड, यह उत्पत्ति कमल अमर आदरणीय का दाव क्षेत्र था। इसे देखो, जंगल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में थे। ये हरियाली और जीवन शक्ति से भरा था, एक अथाह आभा दे रहा था। इस घनी हरी भरी दुनिया में एक काला और सफेद पहाड़ था। पहाड़ की चोटी पर कुर्सियों की कतारें थीं जो नीचे की ओर फैली हुई थीं। शीर्ष 2 कुर्सियां खाली थीं, जबकि किन डिंग लिंग चौथी सीट पर बैठे थे। फेंग युआन और लू वेई येन आखिरकार आ गए। सूचना प्राप्त करने के बाद किन डिंग लिंग ने चितुरते हुए कहा। फेंग युआन के खिलाफ पीछा करने की लड़ाई के दौरान लू वेई येन ने फेंग युआन की मदद करने की पहल की। न केवल उन्होंने स्पेक्ट्रल सोल को मारने में मदद की, बल्कि उन्होंने फेंग युआन को भागने में भी मदद की। लू वेई येन दक्षिणी बॉर्डर के पैराडाइज अर्थ के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद पैराडाइज अर्थ का फेंग युआन के साथ सहयोग करने का इरादा स्पष्ट हो गया। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के केंद्र में पैराडाइज अर्थ पवित्र मकबरा भी खुले तौर पर सभी को दिखाई देता था। तीनों लोगों के फू इमोर्टल्स को इसके बारे में पता था। इस प्रकार लू वेई येन और फेंग युआन के यहाँ दिखने में कुछ भी अजीब नहीं था। किन डिंग लिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वर्तमान में हमें 2 समूहों में विभाजित होने की जरूरत है। एक समूह आगे बढ़ेगा और येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर हमला करेगा। दूसरा सैवेज वाइल्डनेस ग्रेट वर्ल्ड को दबाने और विरोध करने के साथ साथ दीर्घायु स्वर्ग को नियंत्रित करने में दानव जजमेंट बोर्ड की सहायता करेगा। दूसरे के लिए गो इमॉर्टल्स, आप समूहों में छोटी दुनियाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से हमारा पक्ष येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड को निगलने के लिए लॉन्गेविटी हेवन के साथ सहयोग कर रहा था। लेकिन अब जब फेंग युआन और लू वेई येन ने दिखाया है, येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड अब चॉपिंग ब्लॉक पर नहीं है। अगर हम लापरवाह हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। इतना कहते हुए किन डिंग लिंग खड़े हुए और तीसरी सीट पर बैठे गो इमोर्टल को प्रणाम किया। लेडी मिंगहाओ, कृपया इस अधीनस्थ को दिव्य सम्राट शहर का उपयोग करने की अनुमति दें और व्यक्तिगत रूप से फेंग युआन का विरोध करने के लिए येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर आक्रमण करने वाले समूह का नेतृत्व करें। किन डिंग लिंग मूल रूप से हेवनली कोर्ट की नेता थी, लेकिन यहाँ वह केवल चौथे स्थान पर थी। उन्हें शीर्ष पर 3 परियों की बात माननी पड़ी। वर्तमान में पहली और दूसरी परी आसपास नहीं थी, केवल तीसरी परी मिंग हाओ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ थी। इस परी मिंग हाओ की शक्ल 3 से 4 साल की लड़की जैसी थी। वह सुंदर और नाजुक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकदार तारों से चमक रही थीं। उसने अपनी बड़ी और चमकदार आंखें झपकाईं। उसने बचकानी आवाज में उत्तर देने से पहले सोचा, मैंने फेंग युआन के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपको उससे व्यक्तिगत रूप से निपटने की जरूरत है? इसके बजाय उन्हें जाने दो। इतना कहते हुए उसकी छोटी भुजा ऐसे लहराई जैसे कोई गू कीड़ा उड़ गया हो। ये सूचना पथ गू वम पहाड़ के बीच में उड़ गया और 2 गू इमॉर्टल्स के सामने उतरा। ये न तो मानव थे और न ही भिन्न मानव गू अमर।
एक पतले और सूखे तने वाला एक पुराना पेड़ था। उसकी अलग अलग लंबाई की अनगिनत शाखाएं थी, लेकिन उन पर पत्तियां नहीं थी। इसकी जड़ें पतली और लंबी थी, जिनकी संख्या सैकड़ों तक थी। पेड़ का नाम म्यूचुअल लैंग था। दूसरा एक लंबा बांस था जो जेड जैसा हरा था। उसका नाम किंग हाउजी था। किंग हाउजी हवा में तैर रहे थे, आराम से और शांति से सो रहे थे। म्यूचुअल लैंग एक कुर्सी की तरह दिखने वाली पहाड़ी चट्टान पर लेटा हुआ था। उसकी शाखाएं एक छोटी चट्टान के चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति अपने पैरों को स्टूल पर टिका रहा हो। उसे बहुत आराम मिल रहा था। सूचना पथ भूवम को देखने के बाद म्यूचुअल लैंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। इसने किंग हाउजी को उकसाने के लिए अपनी शाखाएं फैलाईं। सोना बंद करो, सोना बंद करो, ऋषि ने एक आदेश भेजा है। किंग हाउजी धक्का लगने के कारण आगे पीछे लहराया, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा। जागने के बाद उसने अपना शरीर सीधा किया और हवा में रह गया, ये सोचने के लिए कि हम इतनी जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। इसके बाद दोनों अमर लोग अपने सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में ले जाते हुए पहाड़ से चले गए। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।